चतुर आज हम पढ़ने वाले हैं मियोसिस पार्ट 2। ठीक है। मियोसिस डिवीजन दो फेजेस में कंप्लीट होता था, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। इसके पहले हमने मियोसिस फर्स्ट पढ़ लिया था, जिसमें एक मदर सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो चुकी थी, और वो डॉटर सेल कैसी थी? हैप्लॉइड सेल थी। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है? एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है। ठीक है। ये सेल कैसी थी? मदर सेल डिप्लॉइड थी, लेकिन डॉटर सेल थी हैप्लॉइड। ये दोनों डॉटर सेल इंटरफेज में जाती हैं, और इस इंटरफेज को कहते हैं इंटरकाइनेसिस। इस इंटरकाइनेसिस में सेल आकार में बढ़ जाती है, यानी कि इसमें ग्रोथ होता है, लेकिन डीएनए का संश्लेषण नहीं होता है, क्योंकि इस सेल में ये हैप्लॉइड जरूर हैं, लेकिन प्रत्येक क्रोमोसोम की इनके पास दो दो कॉपीज हैं। ठीक है। तो ऑलरेडी दो कॉपी है, तो दूसरी कॉपी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये कोशिकाएं एंट्री करेंगी मियोसिस सेकेंड में। ठीक है। ये दोनों कोशिकाएं साथ साथ मियोसिस सेकेंड में एंट्री करेंगी। तो जैसा कि आपने मियोसिस फर्स्ट पढ़ा, चार फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक उसी प्रकार से मियोसिस सेकेंड में भी चार अवस्थाएं हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, और इसकी सभी अवस्थाएं माइटोसिस के चारों अवस्थाओं के बिल्कुल समान होती हैं। यानी जिस प्रकार से माइटोसिस में डिवीजन होता है, उसी प्रकार से मियोसिस सेकेंड होता है। ठीक है। तो अब ये अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोफेज। देखिए यहाँ पर दो डायग्राम बनाए हुए हैं, एक अर्ली प्रोफेज का है, दूसरा लेट प्रोफेज का है। देखिए मियोसिस फर्स्ट में जब दो कोशिकाएं बन जाती हैं, तो बनने के बाद उसमें जो क्रोमोसोम थे वो फिर से उसमें आकुंडलन शुरू हो जाता है, और वो क्रोमोसोम क्रोमैटिन में बदल जाते हैं। यानी कि अर्ली प्रोफेज में हमें कुछ इस प्रकार से कोशिका प्राप्त होती है। एक कोशिका का केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर हमने सिर्फ दो क्रोमोसोम दिखाए हैं, और दोनों क्रोमोसोम कैसे हैं? धागे नुमा संरचना के रूप में है। ठीक है। यानी ये धागे नुमा संरचना क्या है? क्रोमैटिन है। ये क्रोमैटिन के फॉर्म में है। कोशिका द्रव्य में क्या है? सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल डिवाइड होकर के अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहा है, यानी एक सेंट्रियोल ऊपर वाले पोल और एक नीचे पोल की तरफ गति कर रहा है। ठीक है। तो ये हो गया अर्ली प्रोफेज में। जैसे जैसे प्रोफेज आगे बढ़ती है, तो प्रोफेज में क्या चेंजेस आते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिजनरेट हो जाती है। पूरी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजनरेट हो जाती है। दोनों सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं, जैसा कि दिखाया गया, दोनों सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर पहुंच गए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिजनरेट होने से जो क्रोमोसोम है वो सीधे साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आ जाता है। जब सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे पहुंचते हैं, तो इनसे तीन प्रकार के फाइबर्स निकलते हैं, जैसा कि आपको मालूम है। पोलर फाइबर, जो एक पोल से यहाँ से निकल रहा है, दूसरी पोल की तरफ जा रहा है, लेकिन कहीं भी क्रोमोसोम से अटैच नहीं है, इसको पोलर फाइबर कहते हैं। दूसरा फाइबर जो सेंट्रियोल से निकलने के बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ जाता है, इसको एस्ट्रल फाइबर कहते हैं। और तीसरा फाइबर सेंट्रियोल से निकलने के बाद में क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से जुड़ जाता है। ठीक है। जैसा कि हमने बताया था कि सेंट्रोमियर की चारों तरफ काइनेटोकोर प्रोटीन होती है, और उसी प्रोटीन से काइनेटोकोर फाइबर जुड़ जाता है। तो लेट प्रोफेज में ये तीनों प्रकार के फाइबर बन जाते हैं, और जितने भी क्रोमोसोम, यहाँ तो हमने दो क्रोमोसोम दिखाया है, कोशिका में जितने भी क्रोमोसोम है, ये सारे क्रोमोसोम कोशिका में इधर उधर फैले हुए होते हैं, कोई इनकी निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। ठीक। यहाँ पर लेट प्रोफेज के बाद में कोशिकाएं एंट्री करती हैं मेटाफेज में। तो मियोसिस डिवीजन की दूसरी अवस्था होती है मेटाफेज। देखिए मेटाफेज में क्या होता है? लेट प्रोफेज में क्या दिखाया गया कि जो क्रोमैटिन फाइबर था वो प्रोफेज अवस्था में ही संघनित होकर के क्रोमोसोम बना लिया। संघनन अभी भी इसका हो रहा है। तीन प्रकार के फाइबर बन गए और इधर उधर पूरी कोशिका में बिखरे हुए हैं। मेटाफेज अवस्था में आते आते जो काइनेटोकोर फाइबर, जो काइनेटोकोर से जुड़े हुए हैं, ये अपनी लंबाई को कम और ज़्यादा करके, यानी लंबाई को घटा बढ़ा के सारे क्रोमोसोम को कोशिका की मध्य रेखा पर व्यवस्थित कर देते हैं।
ठीक है। तो जब सारे क्रोमोसोम कोशिका की मध्य रेखा पर व्यवस्थित कर देते हैं, यानी जब माइक्रोस्कोप से इनको ऑब्जर्व करते हैं, तो कोशिका के मध्य में एक प्लेट दिखाई देती है। किस अवस्था में दिखाई देगी? मेटाफेज अवस्था में। और इसी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को कहेंगे मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। ठीक है। मेटाफेज अवस्था में क्रोमेटिन पूर्ण रूप से संघनित हो जाते हैं और क्रोमोसोम बना लेते हैं। इसी अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। तो ये सारे क्रोमोसोम इकट्ठा होकर के मेटाफेजिक प्लेट बना लेते हैं। इसके पश्चात अब कोशिका एंट्री करती है एनाफेज में। एनाफेज में क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होने लगता है। सेपरेशन क्यों होता है? जो अपोजिट पोल से काइनेटोकोर फाइबर निकलकर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जुड़े हुए थे, जब इन काइनेटोकोर फाइबर की लंबाई घटने लगती है तो काइनेटोकोर फाइबर से जुड़े हुए गुणसूत्र भी काइनेटोकोर फाइबर के साथ साथ पोल की तरफ गति करते हैं। तो इस प्रेशर से इनके बीच यानी दोनों क्रोमेटिड जो काइनेटोकोर से जुड़े हुए थे सेंट्रोमियर पर, वो दोनों क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं। तो आधा यानी कि एक क्रोमेटिड एक पोल की तरफ और दूसरा क्रोमेटिड दूसरे पोल की तरफ गति करने लगता है। क्योंकि काइनेटोकोर फाइबर सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं, इसलिए सेंट्रोमियर पोल की तरफ बढ़ेगा तो इसकी दोनों भुजाएं क्या होंगी? पीछे की तरफ चली जाती हैं। तो इस अवस्था में यानी एनाफेज अवस्था में क्रोमोसोम जे शेप, एल शेप या वी शेप में दिखाई पड़ता है। मतलब अगर क्रोमेटिड की दोनों भुजाएं बराबर हैं तो क्रोमोसोम वी शेप में दिखाई पड़ेगा। अगर एक भुजा छोटी है एक बड़ी है तो एल शेप में दिखाई पड़ेगा। ठीक है। तो वी एल जे शेप में क्रोमोसोम एनाफेज अवस्था में दिखाई पड़ते हैं। मतलब एनाफेज अवस्था के अंत में कोशिका की मध्य रेखा पर एक्टिन प्रोटीन का जमाव होने लगता है और यही एक्टिन प्रोटीन यहाँ पर एक रिंग का फॉर्मेशन करती हैं। टीलोफेज अवस्था में ये रिंग जैसे जैसे छोटी होती जाती है वैसे कोशिका में खांच बननी शुरू हो जाती है। यानी रिंग धीरे धीरे क्या हो रही है? छोटी हो रही है, तो कोशिका में खांच बन रही है और अंत में ये रिंग और भी छोटी होती जाएगी जिससे एक कोशिका दो कोशिका में बट जाएगी। टेलोफेज अवस्था में विपरीत ध्रुवों पर जो क्रोमोसोम पहुंच चुके हैं इनकी चारों तरफ केंद्रक कला बन जाएगी, सेंट्रियोल समाप्त हो जाएंगे, कोशिका में संकीर्णन जारी है और इसके साथ साथ ये जो क्रोमोसोम हैं ये फिर से आकुंडलित होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि ये फिर से धागे नुमा संरचना यानी क्रोमैटिन बना लेंगे। ये धागे नुमा संरचना के रूप में बदल जाएंगे, ये क्रोमैटिन में चेंज हो जाएंगे। ठीक है। देखिए जो दोनों क्रोमोसोम के रूप में यहाँ पर थे तो टीलोफेज अवस्था में जब पहुँचते हैं तो क्रोमोसोम के रूप में होते हैं, लेकिन टीलोफेज में इनमें आकुंडलन शुरू हो जाता है और ये फिर से असंगठित होकर के क्रोमैटिन बना लेते हैं। तो अब ये टीलोफेज के बाद में अगली जो अवस्था आती है, ये टीलोफेज हो गया। टीलोफेज के बाद में आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड होगा? इनके बीच में एक रिंग बन जाएगी एक्टिन प्रोटीन की और रिंग धीरे धीरे गहरी होती जाएगी और ये एक कोशिका दो कोशिका में डिवाइड हो जाएंगी। यानी ऊपर से ये रिंग गहरी हो जाएगी तो ऊपर एक कोशिका बन जाएगी और नीचे एक कोशिका बन जाएगी। इसके अंदर केंद्रक होगा और केंद्रक में होंगे क्रोमोसोम। ठीक है। तो इस प्रकार से एक मात्र कोशिका से चार पुत्री कोशिकाएं बन रही हैं। चार कैसे बन रही हैं? हमने दो ही दिखाया है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में क्या होता था? दो कोशिकाएं बनती थी और फिर ये दोनों कोशिकाएं साथ साथ द्वितीय विभाजन के द्वारा दो कोशिकाएं बनाती थी। ठीक है। तो इस प्रकार से चार कोशिकाएं बन जाएंगी और चारों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं की अपेक्षा आधा होगा, इसीलिए इस विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। यह अर्धसूत्री विभाजन मियोसाइट्स में होता है। मेल में मियोसाइट्स को स्पर्मेटोसाइट्स और फीमेल में ओसाइट्स कहते हैं। एक पॉइंट यहाँ नोट कर लीजिए, जो समसूत्री विभाजन होता है वो दैहिक कोशिका में होता है
और वो कोशिकाएं बार बार विभाजित होती रहती हैं, ठीक है, और अपनी संख्या बढ़ाती हैं। लेकिन ये जो स्पर्मेटोसाइट्स या oocytes या पौधों में स्पोरोसाइट्स हैं, ये कोशिकाएं बार बार विभाजित नहीं होती हैं, ये सिर्फ एक बार विभाजित होती हैं, ठीक है। ये स्पोरो, मान लो ये स्पोरोसाइट्स है, मियोसिस डिवीजन फर्स्ट हुआ और मियोसिस सेकेंड हुआ, तो इस प्रकार से 4 कोशिकाएं बन गई। ये कोशिकाएं दोबारा विभाजित नहीं होंगी, इन कोशिकाओं में रूपांतरण हो जाएगा। ये चारों कोशिकाएं क्या होंगी, रूपांतरित होंगी और इनसे बन जाएगा गैमीट, ठीक है। अगर ये स्पर्मेटोसाइट्स हैं तो इनसे स्पर्म बन जाएगा, स्पर्मेटोसाइट्स हैं तो स्पर्म बन जाएगा, और अगर ये oocytes हैं तो इनसे ओवम बन जाएगा। यानी कि अर्धसूत्रीय विभाजन सिर्फ एक ही बार होता है। जो मियोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं उनमें सिर्फ एक बार ही विभाजन होता है, ठीक है। तो ये हो गया अर्धसूत्रीय विभाजन का सेकेंड पार्ट। तो हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, अर्धसूत्रीय विभाजन का महत्व। क्या महत्व है, युग्मक जनन में इसका मेन रोल है, क्योंकि अर्धसूत्रीय विभाजन से हैप्लाइड कोशिकाएं बनती हैं और हमारे युग्मक कैसे होते हैं, हैप्लाइड होते हैं, ठीक है। हैप्लाइड होना इसलिए जरूरी है क्योंकि निषेचन के समय मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं, तो हैप्लाइड युग्मक होते हैं, तो जब निषेचन होता है तो फिर से ये डिप्लॉइडी को स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से युग्मक निर्माण में अर्धसूत्रीय विभाजन का महत्व है। दूसरा महत्व है विभिन्नताओं को बनाने में, यानी वेरिएशंस उत्पन्न करने में। अर्धसूत्रीय विभाजन के प्रोफेज के पैकेटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती है, और क्रॉसिंग ओवर में मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स के जो कुछ पार्ट्स आपस में चेंज हो जाते हैं, अदला बदली हो जाती है, और इन्हीं अदला बदली को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो जब संतान उत्पन्न होगा तो उस संतान में माता पिता से कुछ भिन्न लक्षण उत्पन्न होंगे, और यही लक्षण क्या कहलाते हैं, विभिन्नताएं, ठीक है। तो ये विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठा होती रहती हैं और कई पीढ़ियों के पश्चात एक नए जाति का विकास करती हैं। तो नए जातियों के विकास में अर्धसूत्रीय विभाजन का बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल है। तो इस प्रकार से अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम और द्वितीय समाप्त हुआ। धन्यवाद।